सो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन की कड़ी में पिछले वीडियो में हमने देखा कि ड्रग पीके और जीआईटी पीएच कैसे इफेक्ट करते हैं और ये हम लगा सकते हैं कि अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग का एब्जॉर्प्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इस वीडियो के माध्यम से लिपोफिलिसिटी, ड्रग एब्जॉर्प्शन और स्टेबिलिटी में क्या संबंध है और किस तरीके से लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि ड्रग पीकेए वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखती है इन फाइंडिंग आउट कि कितना परसेंटेज ड्रग आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा। बस एक बार और रिवीजन के लिए, रिपीटेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पीके वैल्यू वो पीएच है जो कि ये बताता है कि ड्रग कितना लिपिड सॉल्युबल और कितना वाटर सॉल्युबल रहेगी। इसे भी वो बखूबी डिनोट करता है। ड्रग का लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल होना कितना इम्पोर्टेंट है शरीर में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, यही हम एक्चुअल में इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्रग का प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने के लिए आयनाइज फॉर्म के साथ साथ लिपिड सॉल्युबल होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक जो है, जो कि मेन एब्जॉर्प्शन पॉइंट है, यानी कि हमारा उदर, उसके चारों तरफ रक्त वाहिकाएं हैं जहां से ड्रग एब्जॉर्ब होती है। उसकी जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से लिपिड प्रॉपर्टी की होती है। लिपिड का मतलब एक तैलीय प्रवृत्ति। तैलीय प्रवृत्ति यानी कि जिस तरीके से आप उसको आसानी से समझें, जैसे कि पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारा शरीर दो तरह के पदार्थों के मिश्रण से बना है। एक मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो पहला 70% पानी है, ये तो सभी जानते हैं। साथ ही साथ जितने टिश्यूज, उत्तक हैं, जो मांसपेशियां हैं, इन सब की संरचना तैलीय प्रवृत्ति की है, मतलब लिपिड नेचर की। दिस इज द पार्ट। तो ड्रग अगर हमारी जब शरीर में प्रवेश करती है तो इन दोनों के ही बीच में उसे पार्टीशन करना होता है। मतलब कुल मिलाकर के कि कोई भी ड्रग, उसमें दोनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, जब हम कोई भी दवा मुंह से खाते हैं तो वो स्टमक में जाती है और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टमक में जो तरल पदार्थ है वो 80% से ज़्यादा पानी है और शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। तो उसका सफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में पानी में भी घुलना आवश्यक है ताकि वो डिसॉल्व हो सके। वहीं पर एब्जॉर्ब होने के लिए उसका लिपिड सॉल्युबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई ड्रग अच्छी तरह से, पूरी तरह से डिसॉल्वेबल है, सॉल्युबल है वाटर प्रॉपर्टीज में, लेकिन अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। वहीं पर ड्रग अगर कोई अनआयनाइज्ड फॉर्म में, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसमें लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी नहीं है तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो ये एक जो सिचुएशन है, ये एक किस्म की सी सॉ जैसी इक्वेशन है। लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी होना बेहद जरूरी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ ड्रग टू एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन by having the lipid soluble properties, in the sense कि लिपिड solubility यानी वाटर solubility के लिए और ऑयल solubility दोनों के लिए ही एक प्रॉपर परफेक्ट HLB बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स इस रेंज में ड्रग का होना ज़रूरी है ताकि वो दोनों ही solubility की प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट कर सके। तो इसके लिए कोई भी ड्रग लिपोफिलिक नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर को कितना अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रही है, इसको हम एक वैल्यू, एक पैरामीटर के जरिए एग्जीक्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। जी हाँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिनोशन KO/W।
ये ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट है, इसके माध्यम से अगर हम इसका एक टेस्ट लगाएं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कितना पानी में घुलेगी, कितना लिपिड में घुलेगी, और जितना अच्छा उसकी पार्टीशन वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी इनसाइड द बॉडी। वही हमें देखना। तो ये ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट को निकालने के लिए बहुत ही साधारण से टेस्ट लेबोरेटरी में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए सबसे कॉमन है शेक फ्लास्क मेथड। इसमें आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक फेस यानी जो लिपिड फेस होगा तैलीय प्रवृत्ति का, उसे आधा लेना है, आधा पानी लेना है, शेक फ्लास्क में डालना है और ड्रग जिसका वैल्यू हमें निकालनी है उसकी एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी उसमें डाल करके उसे शेक करना है 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद दोनों ही फेजेस को अलग कर देना है और दोनों में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकाल लेना है। ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन है, जो सबसे साधारण है, वो है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एब्जॉर्प्शन वैल्यूज। अगर दोनों में ही ड्रग बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसका मतलब है कि सेम परफॉर्मेंस वो शरीर के अंदर देगी और बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जीक्यूट करेगी। और लेकिन अगर कहीं ये वैल्यू सही नहीं आती है, कम आती है, या इसका मतलब कि यानी वाटर में या फिर लिपिड में किसी एक में वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसका मतलब है सेम स्थिति शरीर के अंदर होगी और ड्रग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। अब आते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी पैरामीटर के ऊपर। स्टेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है ड्रग्स की पैरामीटर के लिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ड्रग अपनी शेल्फ लाइफ में कितना स्टेबल रहेगी। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा दवा की दुकान में शेल्फ होते हैं, वहाँ पर दवा रखी हुई है, उसमें जो एक्सपायरी डेट है वो 2 से 3 साल की होती है और 2 से 3 साल में उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो ड्रग है और एक्सिपिएंट है आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और ड्रग सीधी भाषा में कहें तो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है। लेकिन शेल्फ लाइफ और ड्रग स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसके पीछे की स्टडीज होती हैं, इसमें सारी कुछ जो चीज़ें हैं हम कभी किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो में उसके ऊपर लेकर के आऊँगा कि कैसी गाइडलाइंस के तहत शेल्फ लाइफ को कैलकुलेट किया जाता है और शेल्फ लाइफ कैसे होती है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में जो इसका कनेक्शन है वो ये कि GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर विभिन्न प्रकार का पीएच सामना होने से ड्रग डीस्टेबलाइज भी हो सकते हैं, यानी कि रिएक्ट कर सकती है हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीएच के साथ। और सेकंड जो प्रॉब्लम आती है ड्रग की जो स्टेबिलिटी को खराब करती है वो है ड्रग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब बहुत सारी डिजीज कंडीशंस में मरीज को कई तरह की दवाओं का सेवन करना पड़ता है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो दवाएं आपस में रिएक्ट ना कर जाएं। अगर वो आपस में रिएक्ट करती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है और रिएक्ट करने पर आयनाइज्ड फॉर्म में वो आ जाएगी, जिससे कि सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ड्रग इंटरेक्शन सिर्फ एक शब्द ही काफ़ी है ड्रग की स्टेबिलिटी को डिनोट करने के लिए इस सेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था लिपोफिलिसिटी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि हमने जाना कि लिपोफिलिक नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर के बीच का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है ड्रग को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए इनसाइड द बॉडी। आज के वीडियो के सार को मैं संक्षिप्त में एक बार बुलेट पॉइंट्स में कवर कर देता हूँ। वो ये कि सबसे पहला कि पीके वैल्यू जितनी बेटर होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नंबर 2 ये कि ड्रग को अनआयनाइज्ड फॉर्म के साथ साथ लिपिड सॉल्युबल होना भी बेहद आवश्यक है। नंबर 3 एक सही और बैलेंस्ड HLB वैल्यू अगर ड्रग के पास है तो उसका KO/W यानी पार्टीशन ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू उतनी अच्छी होगी और उतना अच्छा ड्रग का परफॉर्मेंस होगा। और नंबर 4 जो आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि KO/W वैल्यू कैलकुलेशन में बड़ी ही आसानी से लेबोरेटरी में हम निकाल सकते हैं, जो कि ये बताती है कि ड्रग के अंदर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक नेचर कैसा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी क्लियर होगा, पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकॉन। थैंक यू।